हेलो साथियों, नमस्कार। मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस फिर एजुकेशन में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 3 बाल विकास का मॉडल पेपर नंबर 5, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं। आप लोग 30 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं, इसका जो आंसर है साथियों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ कहा गया है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। बताना है आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले साथियों पता होना चाहिए आपको कि आखिर अधिगम का पठार होता क्या है। तो देखिए क्या है, सीखने की मात्रा और समय के बीच क्या है, एक ग्राफ खींचा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। इससे हमें पता चलता है आपने कितने समय में कितना सीखा। जैसे आपने यहाँ पर इतना सीखा, यहाँ पर इतना सीखा, तो क्या होता है कहीं कहीं पर यह वक्र क्या है, बहुत नीचे पहुँच जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर आपने बहुत कम सीखा है या फिर ना के बराबर सीखा है। तो इसे कहा जाता है साथियों अधिगम का पठार, जहाँ पर आपने बहुत कम सीखा है या फिर ना के बराबर सीखा है। तो साथियों इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है उस समय आपकी रुचि ना हो, उस समय आपका ध्यान ना हो सकता है आपको उस समय वातावरणीय व्यवधान हुआ हो, मनोशारीरिक सीमा ना हो आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें ऑप्शन बी में क्या है, विद्यालय का असहयोग। तो भैया इसका कोई लेना देना नहीं है अधिगम के पठार से। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया। तो साथियों यह जो कथन है वो दिया गया था गेट्स व अन्य के द्वारा, जो ऑप्शन ए में साथियों कहा गया है। और आप सभी लोग भी साथियों सारे क्वेश्चनों के आंसर देते जाएं और आप लोग देखें कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। बताना है आपको स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है। तो साथियों ये करता है बुद्धि का मापन, जो हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है। देखिए कहा गया है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। क्लियर। और आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ से अधिक जरूर शेयर करें। चलिए अगला है प्रश्न क्रमांक 4, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। तो साथियों आपको बता दें युंग ने क्या है, यंग ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। कहा गया है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, जो ऑप्शन बी में कहा गया है साथियों ये बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 6 पर। कहा गया है यहाँ पर निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो देखिए शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम इसमें से क्या है, तो वो है साथियों अनियमित विकास का नियम, जो ऑप्शन बी में साथियों कहा गया है। और यदि साथियों को टाइम कम पड़ता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में, तो आप वीडियो को पुश कर लें, फिर आप सोचें इसके बाद आंसर क्या होगा। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं हम। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 सिद्धांत दिए हुए हैं, बताना है इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। यह विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है, बल्कि
जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है इसका संबंध है साथियों अधिगमन से, ना कि विकास से। ओके, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। कहा गया है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो यह जो कथन आप देख रहे हैं ये दिया गया था हरलाक महोदय के द्वारा, जो हमें ऑप्शन बी में दिया है। ये बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला है प्रश्न क्रमांक 9। कहा गया है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से बांटा है किसने? वो बांटा है साथियों मैकडूगल ने, जो ऑप्शन बी में दिया है। ये बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 10 पर। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? और साथियों कथन से एग्जाम में हमेशा ही 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, इसलिए आप लोग जितने भी प्रमुख मनोवैज्ञानिकों द्वारा कथन दिए गए हैं उनको आप एक बार जरूर पढ़ लेना। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डम्बल का। यह जो कथन है वो है डम्बल का। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो आपको बता दें साथियों थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के मुख्यतः 3 नियम दिए हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भैया जो बहु अनुक्रिया का नियम है इस सीखने के मुख्य नियम के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि सीखने के गौण नियम के अंतर्गत आता है। ओके, इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 12 पर। कहा गया है 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो डॉक्टर एस जलोटा ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में किया था कौन सा परीक्षण? वो किया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जो ऑप्शन बी में दिया है साथियों। ये बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कहा भी गया है 1963 में इसका प्रतिपादन इन्होंने किया था। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 13 पर। कहा गया है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए बुद्धि का द्विकारक हो या फिर त्रिकारक हो, दोनों का प्रतिपादन किया है साथियों स्पीयरमैन ने। ठीक है, ध्यान रखना बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक इन दोनों का प्रतिपादन किया है स्पीयरमैन ने, और बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है उसका किया है बिनी ने। ओके, इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 14 पर। कहा गया है निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्कुल सही है, और थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, यह भी ध्यान रखना। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर बिल्कुल सही है, ध्यान रखें स्किनर ने प्रयोग किया था चूहे पर। और सीखने का क्लासिकल सिद्धांत जो पावलो ने दिया था प्रयोग किया था कुत्ते पर। लेकिन जो कहा गया है सीखने का समग्र सिद्धांत हल, तो भैया ये बिल्कुल युग में सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सीखने का समग्र सिद्धांत है जिसको सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था गेस्टाल्टवादियों ने किया था, ना कि हल ने। ओके, बल्कि हल ने क्या है? हल ने सीखने का प्रबलन सिद्धांत दिया था। इसके बाद आएंगे आप प्रश्न क्रमांक 15 पर। कहा गया है इनमें से किन का नाम सूजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? बताना इसमें से किन का नाम सूजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो वो साथियों हैं गाल्टन, जो ऑप्शन बी में कहा गया है। ओके, इसके बाद आएंगे साथियों हम प्रश्न क्रमांक 16 पर। कहा गया है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ग्रंथियों के आधार पर
विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है व्यक्तित्व की, वो की है कैनन ने, जो ऑप्शन सी में दिया है साथियों, ये बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना, जो क्रेसमर महोदय हैं, क्रेसमर ने क्या है, शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, लंबकाय, सुडोलकाय और गोलकाय। क्लियर। और जो युंग है, युंग ने क्या है, व्यक्तित्व को सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर बांटा है 3 भागों में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। और स्प्रेंजर ने क्या है, स्प्रेंजर ने बांटा है मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में। लेकिन जो कैनन महोदय हैं, कैनन ने क्या, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा है। इसके बाद आते हैं साथियों प्रश्न क्रमांक 17 पर। कहा गया है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो यह कथन है साथियों क्रो एवं क्रो का, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ये बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 पर। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो वो है साथियों पूर्व किशोर अवस्था से संबंधित विद्रोह की भावना। इसके बाद आएंगे साथियों हम प्रश्न क्रमांक 19 पर। देख लेते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है क्या कहलाती है? साथियों में इस टॉपिक को फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। सीखने की वह अवधि जहां पर क्या सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, मतलब जो जहां पर क्या वक्र बहुत नीचे हो जाता है, तो इसे कहा जाता है अधिगम का पठार या सीखने का पठार। जो हमें ऑप्शन बी में दिया है ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना अधिगम या सीखना एक ही बात है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद आएंगे प्रश्न क्रमांक 20 पर। चलिए, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? भैया बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, जो हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये फार्मूला आपको जरूर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ से यदि न्यूमेरिकल बनता है तो आप इससे आराम से फाइंड कर सकते हैं, या तो बुद्धि लब्धि या मानसिक आयु या फिर वास्तविक आयु को। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 21 पर। कहा गया है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ध्यान रखना प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक महोदय ने, जो हमें ऑप्शन सी में दिया है, और इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पर। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए जो प्रयास व भूल सिद्धांत है इसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 22 पर। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो देखिए सामान्य संयुक्त कोशिका में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या होती है साथियों 46, मतलब इसमें क्या है 23 जोड़े होते हैं, जो हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 23 पर। कोहिलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? कोहिलर, तो भैया कोहिलर संबंधित हैं अधिगम के सिद्धांत से, जो हमें ऑप्शन डी में दिया है, ये बिल्कुल यहाँ पर साथियों अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा हमारा BF स्किनर ने किया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन, और इन्होंने अपना प्रयोग किया था किसके ऊपर? चूहे के ऊपर। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 25 पर। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक थे कौन? कैटेल, जो हमें ऑप्शन ए में दिया है, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैटेल के अनुसार क्या है, बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण घटक होते हैं, पहला होता है तरल बुद्धि और दूसरा होता है ठोस बुद्धि। ठीक है। तरल बुद्धि को क्या है, तर्क के आधार पर नवीन समस्या को हल करने की योग्यता के रूप में, तथा जो ठोस बुद्धि होती है इसको शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया। ओके। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। कहा गया है शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग
निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है साथियों सृजनात्मकता के सुधार हेतु, जो हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 27 पर। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो गोलमैन संबंधित हैं संवेगात्मक बुद्धि से, जो हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है? तो साथियों संवेगात्मक बुद्धि होती है स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता कहलाती है संवेगात्मक बुद्धि। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 28 पर। कहा गया है निम्न में कौन शेष से भिन्न है? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, बताना इन 4 में से कौन सा भिन्न है। तो साथियों वो है यहाँ पर ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, जो हमें ऑप्शन सी में दिया है। देखिए यहाँ पर कहा गया है जो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत है, मतलब ए वाला, और समान अवयवों का सिद्धांत और सामान्यकरण का सिद्धांत, ये तीनों क्या है? अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। लेकिन जो हमें ऑप्शन सी में दिया है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, तो भैया ये क्या है? ये अधिगम का सिद्धांत है। क्लियर? और इसका प्रतिपादन किया था हल ने, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत का। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 29 पर। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है क्या? ज्ञान, जो हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है। देखिए कहा गया है संज्ञानात्मक संप्राप्ति ज्ञान और बौद्धिक कौशल को शामिल करता है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति क्रमशः 6 चरणों में होता है। पहला होता है ज्ञान, दूसरा होता है समझ, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, फिर संश्लेषण और छठवां होता है मूल्यांकन। तो यहाँ बात हुई थी न्यूनतम स्तर, तो वो क्या है? ज्ञान है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 30 पर, जो कि हमारे मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। और आप सभी लोग हमें इसके बाद कमेंट करना कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं। कहा गया है एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण किसका होगा? भैया ये होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, जो हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है। देखिए कहा गया है जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है, तो उसे क्या सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहा जाता है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा साथियों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।